इसको समझना आवश्यक है कि F11, F22, F33, F44 ये टर्म्स ज़ीरो हो जाएंगी। ज़ीरो क्यों होंगी? क्योंकि एक कण स्वयं पर बल नहीं लगा सकता। तो यहाँ पर आई वे कण के ऊपर केवल जे वाला कण ही बल लगाएगा। चूंकि हम आंतरिक बलों की बात कर रहे हैं तो ये कुछ इसी तरह से कार्य करेगा। तो एफ इंटरनल की वैल्यू में हम ये नोट कर सकते हैं कि आई वे कण पर लगने वाले समस्त आंतरिक बल समेशन जे नॉट इक्वल टू आई एफ जे आई होंगे। तो अब निकाय पर कुल बल का मान हम पता कर सकते हैं, जो कि होता है समेशन ऑफ एफ आई इंटरनल समेशन ऑफ एफ आई एक्सटर्नल। एफ आई इंटरनल की वैल्यू हम इस समीकरण से उठा के पुट करेंगे, जे नॉट इक्वल टू आई एफ आई जे या एफ जे आई। तो ये निकाय पर लगने वाले कुल बलों का मान है। हम ये देख चुके हैं कि निकाय पर लगने वाले कुल बल दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक बल और बाह्य बल। आंतरिक बल आपस में एक दूसरे के ऊपर लगाए जाते हैं। बाह्य बल जो किसी एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा पिंड पर लगता है। तो इसके बारे में तो कोई एक्सप्लेनेशन फिलहाल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये तो बाहर से लगेगा, पिंड के बाहर से पिंड पर लगाया जाएगा। परंतु ये वाली जो टर्म है ये उस पिंड के अंदर ही मौजूद है। एक कण दूसरे कण पर लगाएगा, दूसरा कण पहले कण पर लगाएगा। तो यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि आई जे और जे आई दोनों टर्म्स यहाँ पर आएंगी, अर्थात पहला कण दूसरे पे लगाएगा, दूसरा कण पहले पे लगाएगा। तो इससे हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि न्यूटन का जो तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया वाला, उसमें ये होता है कि एक कण दूसरे पे और दूसरा कण पहले पे आपस में बल लगाते हैं, परंतु वो आपस में लगाए गए बल सदैव एक दूसरे के बराबर वो विपरीत होते हैं। तो यहाँ पर आई जे और जे आई वाले जो टर्म होंगे, एफ आई जे और एफ जे आई वाले जो टर्म होंगे वेक्टर फॉर्म में, वो एक दूसरे के बराबर एवं विपरीत होंगे। तो यहाँ पर जो टर्म्स आएंगी उनमें 1 2 भी होंगी और 2 1 भी होंगी, 1 3 भी होंगी और 3 1 भी होंगी, 2 3 भी होंगी और 3 2 भी होंगी। और ये दोनों एक दूसरे के बराबर और एक दूसरे के विपरीत होंगे। इसके कारण ये पूरी टर्म जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो इसका अर्थ है समेशन आई समेशन जे नॉट इक्वल टू आई एफ आई जे इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। ये पूरी टर्म को यहाँ से हम बिल्कुल से हटा सकते हैं। तो कंक्लूजन ये निकला है कि संपूर्ण निकाय के लिए आंतरिक बलों का कुल योग शून्य होता है। एक पिंड पर लगने वाले बल का अर्थ है उस पिंड पर लगने वाले केवल और केवल बाह्य बल। आंतरिक बलों का पिंड की गति में कोई रोल नहीं होता। तो आयवीय कण पर लगने वाले बल के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो हम बात कर रहे थे केवल और केवल बाह्य बलों की। आंतरिक बल तो शून्य होगा। अतः कण तंत्र की गति के अध्ययन के लिए उस कण तंत्र पर कार्यकारी कुल बाह्य बलों का ज्ञान होना ही आवश्यक है। आंतरिक बलों के ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब हम आ गए हैं फाइनल कंक्लूजन पे कि जहां हम बात कर रहे थे एम ए सी एम वैक्टर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई वैक्टर। तो ये जो समेशन ऑफ एफ आई वैक्टर था ये था आई वे कण पर लगने वाला बल और उसके साथ समेशन लगा हुआ था, अर्थात पिंड के प्रत्येक कण पर लगने वाले बलों का सदिश योग। ये केवल और केवल पिंड के कणों पर लगने वाले समस्त बाह्य बलों का सदिश योग है। इसमें आंतरिक बलों का कोई रोल नहीं है। तो इस समीकरण से हम डायरेक्ट यहाँ पर पहुँच सकते हैं कि एम ए सी एम वैक्टर इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल, पिंड पर लगने वाला कुल बाह्य बल, जहाँ पर एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू है समीशन आई इज इक्वल टू
1 to n Fi एक्सटर्नल, जिसका सीधा सीधा सा मतलब है पहले कण पर लगने वाला बाह्य बल प्लस दूसरे कण पर लगने वाला बाह्य बल प्लस 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 n वे कण पर लगने वाला बाह्य बल। तो निकाय के विभिन्न कणों पर लगने वाले कार्यकारी बाह्य बलों का योग निकाय पर लगने वाले कुल कार्यकारी बाह्य बल के बराबर होता है, और जिसका मान लिखा जा सकता है पिंड का कुल द्रव्यमान मल्टीप्लाइड बाई निकाय के द्रव्यमान केंद्र का त्वरण। तो ये समीकरण जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो इस प्रकार से बताती है, ये चीज़ हमें एक्सप्लेन करती है कि एक कण का द्रव्यमान केंद्र कुछ इस तरह से गति करता है कि निकाय का समस्त द्रव्यमान उस द्रव्यमान केंद्र पर केंद्रित हो तथा निकाय पर लगने वाला समस्त बाह्य बल उसी द्रव्यमान केंद्र पर लग रहा हो। तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि निकाय पर लगने वाले बाह्य बल का मान हम प्रत्येक कण पर निकाय के प्रत्येक कण पर निकालने के बजाय उस निकाय के द्रव्यमान केंद्र को ज्ञात करते हैं और द्रव्यमान केंद्र के ऊपर लगने वाले बाह्य बल के अनुसार हम उस पिंड की गति के समीकरणों को लिख सकते हैं। तो अगर हमें किसी पिंड की गति का अध्ययन करना है, उस पिंड की गति, उसके वेग, त्वरण और उस पर लगने वाले बलों के समीकरण लिखने हैं, तो हमें उस पिंड के प्रत्येक कण के ऊपर लगने वाले बल का एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। उस पिंड के प्रत्येक कण पर प्रत्येक पिंड के लिए गति का समीकरण लिखने की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल और केवल चाहिए उस पिंड के द्रव्यमान केंद्र का समीकरण। उस पिंड के द्रव्यमान केंद्र के समीकरण से हम उसका वेग पता कर सकते हैं, त्वरण पता कर सकते हैं, बल पता कर सकते हैं, और उससे हम उस पिंड की सारी गति को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए उस कण तंत्र पर या निकाय पर कुल बाह्य बल शून्य हो, एफ एक्सटर्नल का मान शून्य हो गया, तो ये एफ एक्सटर्नल यदि शून्य हो जाए, मान लीजिए पिंड पर कोई बल नहीं लग रहा, बल नहीं लग रहा, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, ज़ीरो। एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू ज़ीरो, अर्थात एम ए वेक्टर सी एम इज इक्वल टू ज़ीरो। एम ए सी एम वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ पर एम जो कि कुल द्रव्यमान है वो तो शून्य हो नहीं सकता, तो फिर शून्य होना पड़ेगा द्रव्यमान केंद्र के त्वरण को। अब यदि द्रव्यमान केंद्र का त्वरण शून्य है, इसका अर्थ है कि वेग नियत है। त्वरण का शून्य होना अर्थात वेग का नियत होना। तो त्वरण किसका शून्य है, द्रव्यमान केंद्र का, तो द्रव्यमान केंद्र का वेग नियत होगा। तो ये कहा जा सकता है कि यदि किसी निकाय पर कार्यकारी कुल बाह्य बल शून्य है, तो निकाय का द्रव्यमान केंद्र नियत वेग से गति